नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल हिंसा से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सांसद राहुल गांधी कल संभल आएंगे और यूपी पुलिस उन्हें रोकने के लिए कई जिलों में अलर्ट हो चुकी है और संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन रोकने की तैयारी में जुट गया है। कमिश्नर ने अपील की है राहुल गांधी को संभल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। साथ ही विपक्षी दलों के नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने और मौजूदा हालातों की जानकारी लेने के लिए संभल जाना चाहते हैं। हालांकि सपा के बाद कांग्रेस डेलीगेशन को संभल जाने की इजाजत नहीं दी गई है और इसी के साथ बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा सकते हैं। तो धारा 163 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के 4 नेताओं का डेलीगेशन संभल जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे को लेकर संभल जिले का प्रशासन अलर्ट हो गया है। राहुल गांधी को गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अमरोहा जिले की सीमा पर ही रोकने की फिलहाल पूरी तैयारी है, ऐसा बताया जा रहा है। इसको लेकर बाकायदा सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, कल राहुल गांधी संभल जा सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शिवम, अगर हम बात करें संभल की, तो संभल की जो सीमा है उस पर जो है कड़ी चौकसी जो है पहले से ही चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के ऐलान के बाद अब उत्तर प्रदेश करा गई है। इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी को दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी दफा में संभल की जो शांति व्यवस्था है उसमें कोई अड़चन न आए, इसको देखते हुए किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पहली बार जिस तरह से राहुल गांधी ने ऐलान किया है अपनी नवनिर्वाचित बहन प्रियंका गांधी के पास संभल दौरे की बात कही है, उसको लेकर के सियासी परिवर्तन बढ़ गई है। हालांकि अभी तक कोई भी किसी भी दल का नेता संभल नहीं पहुंच पाया है। जिसकी कोशिश की है सबको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। संभल में परिंदा भी पर नहीं मार पाया है। योगी सरकार की जो कड़ाई के चलते जो है संभल में जो अनिल जी, ये जो कांग्रेस का डेलीगेशन जाने की बात कर रहा है संभल कल, इसमें राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और कौन कौन से नेता इस डेलीगेशन में शामिल हैं? और जब खास करके प्रशासन मना कर रहा है अभी डेलीगेशन वहां जाने से, उसके बावजूद भी ये जिद करना कि नहीं हमें संभल जाना है, ये किस बात की तरफ इशारा करता है या इस बात का क्या मायना है? देखिए, संभल हिंसा को लेकर लखनऊ के संसद में भी आज जो है संभल हिंसा का मुद्दा उठा, जिस पर उत्तर प्रदेश के प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जहां भी तक ये कह रहा है कि जो वहां पर पीड़ित परिवार है, संभल हिंसा में 5 लोग जो मारे गए हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनकी तरफ से जो मरे लोग हैं उनके परिवार वालों की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जियां दी गई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अर्जी पर FIR नहीं हो पाई है। विपक्ष का साफ कहना है कि कहीं न कहीं वहां पर लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। अधिकारी जो है भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जनता की आवाज को लेकर के राहुल गांधी ने दिल्ली से संभल कूच करने का ऐलान किया है। उनके पास वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद उनकी बहन प्रियंका गांधी की भी आने की खबर है। इसके अलावा तमाम कांग्रेसी नेता, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब दिल्ली से संभल के लिए कूच करेंगे तो वहां 4 का डेलीगेशन नहीं होगा, बल्कि सैकड़ों लोग होंगे, क्योंकि बड़े नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस के पर्व सर्वा है राहुल गांधी, प्रतिपक्ष लोकसभा हैं राहुल गांधी। इस नाते काफी उनके पास जुनून भी संभल की ओर रवाना हो सकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है इसको लेकर के अलर्ट मोड पे है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर जो है वो सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा रास्ते में जो भी जनपद पड़ेंगे वहां पर कड़ी
सुरक्षा व्यवस्था के आदेश जो है वो डीजीपी और यहाँ चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर लिए जा रहे हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी कल संभल जा सकते हैं और ये लगभग तय हो गया है। हालांकि प्रशासन अभी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता संभल जाए। बावजूद इसके संभल जाने की जिद राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और खबर के साथ। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ के लिए केंद्र से उपहार मिला है और उपहार में क्या है आपको बता दें कि 2100 करोड़ रुपया है। केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी है। योगी सरकार फिलहाल इस पूरे प्रयागराज मेले में 5435 करोड़ से ज़्यादा की खर्च और व्यवस्था योगी सरकार कर चुकी है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ वो लगेगा और इसको लेकर आयोजन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक ये आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए बड़ा उपहार दिया गया है। 2100 करोड़ रुपए का उपहार केंद्र सरकार की तरफ से यूपी राज्य सरकार को जो है वो दिया गया है और इसकी पहली किश्त 1050 करोड़ वो भी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यानी कि इस बार का महाकुंभ वो न सिर्फ दिव्य होगा, न सिर्फ भव्य होगा, बल्कि नव्य भी होगा। यानी कि जितना बड़ा होगा, जितना विशालकाय होगा, उतना ही नया ये मेला देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्र सरकार तक इस मेले को भव्य बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है, यानी केंद्र सरकार का प्रयागराज महाकुंभ को लेकर ये पहला तोहफा राज्य सरकार को। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिव्य भव्य और नव्य कुंभ कराने को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार दोनों युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जहां भी जो भी जरूरत है उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। जहां तक बजट की बात है, बजट भी न सिर्फ केंद्र बल्कि स्टेट का जो बजट है उसको अवगत इस तरह से धीरे धीरे जो कार्यदायी संस्थाएं उनकी तरफ दिया जा रहा है ताकि काम समय पर हो जाए। क्योंकि ये महीना जो है, इसी महीने में जो डेडलाइन है वो कार्य की पूरी हो जाएंगे और इस बीच में ज्यादातर काम को पूरा करना है। इसको लेकर के एक तरह से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। अभी 7 तारीख को यानी आगामी 7 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, प्रस्तावित है। वो संगम नगरी आएंगे, एक बार फिर बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ, इन तमाम योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। मकसद साफ है कि कुंभ को कितना बेहतर तरीके से कराया जाए और इस कार्य को कराने के लिए किसी तरह की कोई बजट में बाधा ना आए, उसकी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसी वजह से तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सीधे तौर पर चीजों को परख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 तारीख को जब आएंगे तो वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। कुंभ के इलाकों में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उसकी समय सीमा है, वो समय सीमा पर पूरा हो, इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और साथ ही साथ जो 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस दिन मोदी का कार्यक्रम होगा उस दिन से ऑफिशियल एक तरह से कुंभ की शुरुआत का ऐलान किया जाएगा और बाकायदा संगम नोज पर उनका कार्यक्रम होने के लिए प्रस्तावित है और वहीं पर गंगा पूजा के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये कहा जा सकता है कि 2025 तक शोएब, हर स्तर शोएब, जैसे जैसे प्रयागराज महाकुंभ के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तैयारियां भी बढ़ाती जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है और क्या कुछ तैयारी अभी होनी बाकी? देखिए, यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पक्के काम है वो अपने अंतिम चरण में है, सड़कों के काम अपने अंतिम चरण में है। खासतौर से अगर संगम के इलाके की बात करें तो जो पीपा पुल बनते हैं वो बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ पीपा पुल बने हैं, अभी ज्यादातर पीपा पुल अपने अंतिम स्टेज में है। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए का उपहार दिया है, जिसमें से
1050 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है राज्य सरकार के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक कुत्ता जो कि वार्ड में घूम रहा है और वो घूमते हुए दिखाई दे रहा है, उसी कुत्ते द्वारा मरीज की ट्रॉली पर रखे खाने को लेकर भी जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वीडियो में। हालांकि इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस संबंध में इंडिया वॉइस के जिला संवाददाता मोहम्मद फारूक ने जिला चिकित्सालय जाकर सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हमने सभी वार्डों के अपने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में चेक किया तो उसमें यह कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो मेरे संज्ञान में आया है कि जिसकी मैं और अन्य तरीके से जांच करा रहा हूं, लेकिन जब इंडिया वॉइस के संवाददाता ने वार्ड में जाकर मरीजों से बातचीत की तो बात कुछ और थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मथुरा के महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय में हम यहाँ आए हुए हैं। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो वीडियो में एक कुत्ता वार्ड में जो मरीजों के लिए खाना आता है, एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता खाने को लेकर उससे चला जाता है वहाँ से। तो ये वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी हम जानकारी करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकुंद बंसल के पास अभी बात करेंगे, उनके पास आए हैं, उनसे बात करेंगे और जो वायरल वीडियो है इसकी हकीकत के बारे में जानेंगे। करण है। करण, आप यहाँ पे कब से भर्ती हैं? हमको चार दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। किस बीमारी में आप भर्ती हुए? झगड़ा हो गया था। झगड़े में। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आप 4-5 दिन से हैं यहाँ, आपने कोई ऐसा कुत्ता या बंदर यहाँ बाढ़ में आते हुए तो नहीं देखा? नहीं देखा ना? तो बताएं। मेरा नाम गोवर्धन दास है, मैं पंडित हूँ। गोवर्धन दास जी, ये बताइए कि आप यहाँ कब से भर्ती हैं? मुझे 15 दिन से ऊपर हो गए साहब। यहाँ बाढ़ में जब खाना आता है तो कोई कुत्ता वगैरह यहाँ पे तो नहीं आते हैं जी? आते हैं। तो यहाँ कोई जो स्टाफ है वो कुत्तों को भगाते नहीं है? नहीं साहब, कोई नहीं भगाता, हम लोग ही भगाते हैं। ये लापरवाही आपकी नजरों में? जी हाँ, बिल्कुल पूरी लापरवाही है। रूप किशोर जी, ये बताइए कि यहाँ पर बाढ़ में आप कितने दिन से मौजूद हैं? से तो परसों आए हम यहाँ। पल्ले दिन आए, एक रात हमारे पल्ले में इमरजेंसी में, और 2 रात यहाँ हो गई है। आपने यहाँ कोई कुत्ता या बंदर यहाँ आते हुए तो नहीं? कुत्ता वगैरह तो आते, बंदर बाहर आते, बंदर कुत्ता देखे, कुत्ता तो आते हैं। तो उनको अंदर आ जाते हैं बाढ़ के अंदर? हाँ, बाड़ी के अंदर आ जाते कुत्ते। आप ये भगाते नहीं है उन कुत्तों को? नहीं, हम लोग फटकारते, कोई बैठा आ जाए बेहू फटकारे, सिस्टर वगैरह कोई आ जाए तो बेहू भगा देते। हाँ, भगा देते। मथुरा में जिला चिकित्सालय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें बाढ़ के अंदर मरीज को जो खाना दिया जाता है वहां पर एक कुत्ता आता है और कुत्ता जो है मरीज के वो जो खाना है उसको ले जाता है। ये और लेकिन हम इस वीडियो वायरल की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि कब का है, और इसी संबंध में हम ने जो है डॉक्टर मुकुंद बंसल जो सीएमएस हैं मथुरा महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय के, उनसे भी हमने बात करी। तो उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में तमाम जांच करी गई, देखे गए सीसीटीवी कैमरे, लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो उसमें नजर नहीं आया है। अपना कैमरा सहयोगी के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ भड़के जन आक्रोश के मुद्दे पर अमेठी के सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संभल में वोट की राजनीति करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संभल की घटना पूरी तरह से सियासी घटना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने के लिए विश्व पटल पर देश को आगे आने की जरूरत है। सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना को ज्ञापन देकर भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार पर संज्ञान लेने की मांग की।
मौर्य महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। जन आक्रोश रैली में उनसे जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है। महाराज, हिंदू असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। हिंदू असुरक्षित है, इसीलिए तो हमें आक्रोश है। सुरक्षा का संकल्प लेके हिंदू समाज जगा है, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जोड़ने के लिए हिंदुस्तान जगा है। तोड़ देंगे आतंकवाद की कमर, अब हिंदुस्तान जगा है। बता दीजिए बांग्लादेश को, अब चुप नहीं बैठेंगे, हिंदुओं को बचाएंगे और आतंकवाद को मिटाएंगे। इस्कान मंदिर को जो है अरेस्ट किया गया है और खाताओं को भी फ्रीज कर दिया गया है। देखिए, सारे संत और सारे महात्मा, अगर मेरा प्राण भी जाएगा तब। संभल की घटना को कैसे देखते हैं? संभल की घटना केवल वोट की सियासत के लिए लोगों ने हिंदुओं के आगे स्थलों को जब जांच कोर्ट ने भेजा था तो इन्हें चुप रहना, इनको न्यायपालिका को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ही लोगों ने, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेके। आज संत समाज भी उग्र हो गया है और आज हिंदू रक्षा समिति वानी के संयोजन में इस आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दे रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने एसडीएम रुदौली के कार्यालय का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक के दौरान लगभग दोपहर 2 बजे तक एसडीएम की कुर्सी खाली मिली। एसडीएम के आने की सूचना कार्यालय को नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय के बाहर फरियादियों को रोज घंटों इंतजार करना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि अधिकारी समय पे बैठ करके आम जनता की शिकायतों को सुने। अगर मीटिंग है तो वो 12 बजे के बाद जाकर के जो है मीटिंग को अटेंड करें। लेकिन इंडिया वॉइस की टीम इस समय रुदौली तहसील में है और यहाँ का रियलिटी दिखाएगी कि यहाँ पे एसडीएम साहब है मौके पे मौजूद है या नहीं मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जनता से मिलने का समय जो है सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक की है। और शासन का भी निर्देश है कि यहाँ पे 10 से 12 बजे तक की बैठ करके आम जनता की शिकायतों को सुने। लेकिन आप देख सकते हैं कि फरियादी यहाँ पे लाइन लगाए हुए बैठे हुए हैं और लगभग ये 10 बजे से बैठे हुए हैं और 2 घंटे के करीब बीत रहा, 2-3 घंटे बीत रहा है। लेकिन यहाँ एसडीएम साहब की कुर्सी खाली है। मैं अंदर भी दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि एसडीएम की यहाँ पे कुर्सी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं है। और इससे जो है आम जनता को भी यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंतजार कर रहे हैं सर हम लगभग 2 घंटे लगभग। तो मुलाकात हुई नहीं हुई, कोई है नहीं। शिकायत लाए हैं कि प्रार्थी आपने रकबे की पैमाइश करवाना चाहता। 2 बार एसडीएम साहब को मैंने दरखास्त दिया और नेकपाल साहब से 5 दिन से खसरा मांग रहा हूँ, वो आनाकानी कर रहे खसरा देने में। बुधराम यादव, ग्राम हंसराजपुर। कितनी दूर से आए हैं? 35 किलोमीटर दूरी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फरियादी हैं वो 35 किलोमीटर दूर से आए हैं और इसी आस में आए थे कि यहाँ पे जो है उनकी शिकायतों को सुना जाएगा। लेकिन एसडीएम की कुर्सी यहाँ पे खाली है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री का तो आदेश है कि 10 से 12 बैठे, लेकिन अधिकारी जो समय पे नहीं बैठते। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे एसडीएम साहब नहीं बैठे तो? एसडीएम साहब, मैं तो कई बार आया हूँ तहसील में, मैं देख रहा हूँ इस समय लगातार ऑफिस में नहीं बैठने के कारण पब्लिक परेशान रहती है। भाई, अगर जनता की शिकायत एसडीएम से, अगर तहसीलदार नहीं सुनेंगे तो एसडीएम से करेगी, लेखपाल नहीं सुनेंगे तो कानूनगो से किया जाएगा, और कानून को नहीं सुने नायब से। तो जब अधिकारी ही नहीं, जिसके जरिए सुनना है वही नहीं बैठेंगे तो उनकी सुनेगा कौन? तो समस्याएं तो ये बढ़ती जा रही हैं और लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं इस तहसील में। ये सबसे बड़ी विडंबना है। साथ ही एसडीएम साहब से मिलने आए हैं लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। जैसा कि चकमार्ग और तमाम ऐसी जमीनें का अधिग्रहण लोग अपने आप कर ले रहे हैं, जबरदस्ती कब्जेदारी हो रही, किसी का नाली बंद कर देते, किसी का रास्ता बंद कर दे रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस समय एसडीएम महोदय नहीं हल करा पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं न बैठने की ही जिम्मेदारी है और अधिकारी या तो स्वच्छंद है या तो इनका कहना। आप कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस लिए आप लोग? जी, हम लाल कार्ड आए यूनिट चढ़वाने के लिए 2-3 बार आए यहाँ, और मेरा यूनिट राशन कार्ड में चढ़ता ही नहीं है। दे के चले जाते हैं यहाँ फोटो कॉपी सब करा के। अधिकारी का कार्यालय है और लोग यहाँ पे परेशान है आने जाने से, और इसकी शिकायत करने के लिए भी एसडीएम के यहाँ जाते हैं। लेकिन एसडीएम साहब जो है अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिलते हैं, जो कि बड़ी लापरवाही का नतीजा है, जिसकी वजह से जो है आम जनता दर दर की ठोकरें खा रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं नायब तहसीलदार रुदौली और मुंबई का कार्यालय है और यहाँ पे भी ताला लटक रहा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि दोपहर के 2 बज रही है लेकिन अधिकारियों से यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है। मुखिया से लेकर के जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय निरीक्षक जो है यहाँ पे गैर हाजिर है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते। क्या कहेंगे आप? ताला लगा। मैं रमेश श्रीवास्तव पटंगा का रहने वाला हूँ। कार्यालय जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी के यहाँ वरिष्ठ आयुक्त। मेरा दाखिल खारिज का मामला है, वो फाइल पेंडिंग है।
जब इनसे टेलीफोन किया जाता है तो कहीं बता रहे हैं हाई कोर्ट गए हैं, कहीं मीटिंग में है, कहीं छुट्टी पे हैं। मैं 10 बार आया लेकिन कभी बैठते नहीं है। आज भी ताला लगा है? आज भी ताला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री का तो आदेश है कि सुबह बैठे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर में रस्सी व्यवसायी और एक होटल संचालक से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों द्वारा रंगदारी न देने पर हत्या करने की धमकी दी गई और मामला सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पीड़ित व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार क्राइम कैपिटल बनती जा रही है और एक के बाद एक दिल्ली में तमाम इलाकों में आपराधिक घटनाएं सामने आती जा रही हैं। चाहे फायरिंग कर रंगदारी की बात हो या फिर मर्डर हो, दिल्ली में अब लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पीड़ितों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और दिल्ली में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पीतमपुरा की झुग्गियों में पहुंचे, जहां पर कुछ दिनों पहले दो लड़के मनीष और हिमांशु पर देर रात हमला हुआ था। हमले में मनीष की मौत हो गई थी जबकि हिमांशु बुरी तरीके से घायल हो गया था। पुलिस द्वारा मनीष को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं जाने पर मनीष की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर समय पर मनीष को मेडिकल सुविधा मिल जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। बहुत दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रात को 3 बजे के करीब इस झुग्गी बस्ती के दो लड़के हिमांशु और मनीष वो जागरण के बाद अपने घर लौट रहे थे। वो अपने घर पहुंचे ही थे, घर की गेट के बाहर, कि अचानक 7-8 लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया। उनमें से मनीष को इतनी बार चाकुओं से गोदा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मुझे बताया गया कि मनीष भी काफी समय तक मनीष की सांसें चल रही थी। पुलिस मनीष को टाइम पे अस्पताल नहीं लेके गई और उसको टाइम के ऊपर मेडिकल सुविधा नहीं मिली। अगर समय पे मेडिकल सुविधा मिल गई होती तो आज मनीष की मौत नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि इसमें जो चश्मदीद गवाह है हिमांशु, उसका स्टेटमेंट अभी तक नहीं लिया गया है। एफआईआर के अंदर तो वहीं दबंगों द्वारा महिला को प्रताड़ित किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर जनपद के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के निजामाबाद गांव का ये वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, ये बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 2 लोग महिला को मारते और अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं देवरिया जनपद के भट्टी थाना क्षेत्र के बेहरा डाबर गांव में बीते कुछ दिनों पहले दीदी के मायके विवाह समारोह में शामिल होने गई 10 वर्षीय अनुष्का यादव का एक दिन पहले यह अपहरण हो गया और अगली सुबह खून से सनी हुई अनुष्का का शव उसके घर से 200 मीटर दूर मक्के के खेत में मिला, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश करने में जुट गई। अगली खबर संभल से है, जहां पर हिंसक घटना होने के बावजूद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में होर्डिंग लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान सरकारी स्थानीय प्रशासन गलत मैनेजमेंट के कारण दंगा हुआ और संभल हिंसक घटना की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने किसान आंदोलन पर कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में किसान सबसे ज्यादा दुखी हैं। किसानों का हित सर्वोपरि है। हमारा देश किसानों का देश है। जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। तो वहीं रोहतास जिले के करगहर से है खबर, जहां पर पुलिस गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के बरहेटा गांव में खदेड़ कर 3 देशी कट्टा और 1 राइफल के साथ
13 जिंदा कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और सभी लोगों का आपराधिक इतिहास है। पुलिस फिलहाल प्राथमिक दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में 12 धुर जमीन के विवाद में भतीजा ने अपने चाचा को सीने में गोली मार दी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने भतीजे की जमकर पिटाई की, जिसके बाद हथियार छीनकर भतीजा पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 स्थित दलित प्रेरणा केंद्र पर उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों को जबरन उठाकर हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में भरकर लुक्सर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया। तो दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर किसान बैठे हुए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जय किसान। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।